नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी पेड़ की जड़ अगर सूख जाए तो तने पर पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता और वो तना भी बहुत दिन तक खड़ा नहीं रहता। वही हालत होती है सामाजिक जीवन में किसी भी संगठन या व्यक्ति की। जब वो जड़ों से कट जाता है, आम लोगों से कट जाता है, लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के साथ। लेकिन उनका इकोसिस्टम आप देखिए, वो जिस तरह से एक्टिव हुआ है पिछले खास तौर से 2-3 दिनों से, जब से इंडी गठबंधन की बैठक हुई है 8 जून को, तब से लगातार इस तरह की खबरें आपको सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल जाएंगी, बयानों में मिल जाएगा कि ममता बनर्जी अब नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। वो अपनी राष्ट्रीय भूमिका देख रही हैं और अगला बाकी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। उनके लोगों का कहना है कि ममता दी अभी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहती। जो विधायक तक नहीं है, सांसद तक नहीं है, बुरी तरह से विधानसभा चुनाव हार गई, अपने प्रदेश में और अपने घर में कालीघाट जहां कोलकाता में रहती हैं, वहां अकेले ममता बनर्जी बाहर सड़क पर नहीं निकल सकती। वो अपने को राष्ट्रीय भूमिका में देख रही हैं। प्रधानमंत्री बनने का भी सपना उनके लोग देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने का सपना तो 4 मई से पहले भी देखा जा रहा था, तब तो फिर भी कुछ बात समझ में आती थी। लेकिन जो लोग वही कह सकते थे जिनको पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है समझ में नहीं आता था। एक बड़ा वर्ग था बुद्धिजीवियों का जो इस कल्पना में डूबा हुआ था कि 15 अगस्त को जब ममता बनर्जी लाल किले से भाषण देंगी, देश को संबोधित करेंगी, तब कैसा लगेगा। और वो उस समय बांग्ला में बोलेंगी कि हिंदी में बोलेंगी, और हिंदी में बोलेंगी तो कैसा सुनकर लगेगा। इन कल्पनाओं में खोए हुए लोगों को 4 मई को इतना बड़ा झटका लगा कि अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। लेकिन उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की बात चलाकर दरअसल ये पता चल गया है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को और उनके जो बचे खुचे समर्थक हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है, उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। अगर ये तर्क दीजिए तो जवाब में कहा जाता है कि भाई अरे 40% वोट ऐसे ही गायब थोड़े हो जाएगा रातों रात। वो लोग भूल जाते हैं कि 35, 40, 30% वोट कभी कांग्रेस का भी था हारने पर 1977 में, उसके बाद 2011 में सीपीएम का भी था। कहाँ है वो वोट? वोट तभी तक रहता है जब तक जनता साथ रहती है। जनता जब साथ छोड़ देती है, मतदाता जब आपका तिरस्कार कर देता है, तो फिर वो वोट कहाँ जाता है आपको पता नहीं चलता है, आप खोजते रह जाते हैं। वही हाल होने जा रहा है ममता बनर्जी का, और जो कांग्रेस का हुआ 1977 में और जो सीपीएम का लेफ्ट फ्रंट का हुआ 2011 में, उससे बुरा हाल होने वाला है तृणमूल कांग्रेस का। इन दोनों दलों की सत्ता से, सरकार से लोग नाराज थे, गुस्से में थे। लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी से लोग घृणा कर रहे हैं। जो कुछ 15 साल में उन्होंने किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण किसी प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा कि उस तरह से किसी सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने ऐसा किया हो। और 15 साल तक इस गलतफहमी में जीते रहे कि हमको कभी कोई हटा नहीं सकता। तो अब ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका ढूंढी जा रही है कि वो बाकी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेंगी। कौन से दल? हारे हुए, मतलब पराजित योद्धा। दुनिया का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, पराजित योद्धा का कभी अपने देश में भी सम्मान नहीं होता है। और ऐसे योद्धा का जो बुरी तरह से पराजित हो और अपमानित हो। पराजय एक बात होती है, जय पराजय, युद्ध हो या चुनाव हो, होता रहता है। पराजय के साथ और अपमानित करने का सिलसिला लगातार चलना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई भूमिका बची नहीं है। वो विधानसभा की सदस्य भी नहीं हैं। उनके विधायक 80 में से 59 विधायक टूट चुके हैं। वो बैठक बुलाती हैं, विधायक दल की विधायक आते नहीं, 4, 6, 7 जो उनके हैं साथ, उनके अलावा। वही हाल संसदीय दल का है। संसदीय दल में जो टूट है वो औपचारिक हो जाएगी अगले 2-4 दिन में। किस विपक्ष को एकजुट करना चाहती हैं जो खंड खंड टूट रहा है?
पश्चिम बंगाल में वो अपनी पार्टी का हाल देख ही रही हैं। तमिलनाडु में जो इंडी गठबंधन में शामिल था डीएमके, वो अलग हो गया। यहाँ तक अलग हो गया है कि वो लोकसभा में उसके सदस्य कांग्रेस के सदस्यों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमारे बैठने की व्यवस्था अलग कीजिए, कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते। इस तरह से आप देखते जाइए अलग अलग क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है। चाहे आप आरजेडी की बात कीजिए, बिहार में 2 क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू एनडीए के साथ है। आरजेडी के पास कुछ है नहीं, 3 या 4 एमपी हैं, उनकी कोई आवाज़ संसद में है नहीं। 37 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पिछले 2.5 साल में अपनी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाए हैं। लोकसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है उनका, भाजपा, कांग्रेस, उसके बाद समाजवादी पार्टी। इसके बावजूद कोई राष्ट्रीय भूमिका उनकी बन नहीं पाई है और अपने प्रदेश में उनकी राजनीति लगातार नीचे जा रही है। तो किन पार्टियों को एक करने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं? 2023 में जब ये गठबंधन बना था, तब 2024 का चुनाव लोकसभा का सामने था और इस गठबंधन को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और इस सरकार को हटाया जा सकता है। तब ये एक होकर चुनाव लड़े और एक हुए भी, तो पूरी तरह से नहीं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऑफर किया कांग्रेस को कितनी सीटें, 42 में से 1 सीट। अब वो उम्मीद कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको राष्ट्रीय नेता मान लेगी। अब वो उम्मीद कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। सोनिया गांधी से उनके पुराने संबंध हैं, तो सोनिया गांधी से मिलने गई थी। मुलाकात में जो भी हुआ हो, लेकिन सोनिया गांधी को याद होगा कि ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव 2 नेता थे जिन्होंने उनकी सारी योजना पर पानी फेर दिया था। वो हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी और इन दोनों नेताओं ने नहीं बनने दिया। मजबूरी में कांग्रेस को प्रणब मुखर्जी को बनाना पड़ा राष्ट्रपति। वो बात आखिर कैसे भूल सकती हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी? जिस तरह का व्यवहार उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के साथ किया, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो या लोकसभा का चुनाव रहा हो, उसके बाद वो उम्मीद कर रही हैं कि कांग्रेसी उनको गले लगा लेंगे। एक ये भी अभियान चल रहा है कि जो लोग कांग्रेस से निकल कर गए थे, अलग पार्टी बनाई थी, वो एक हो जाए। ये बात कही जा रही खासतौर से टीएमसी और एनसीपी के संदर्भ में। हालांकि नाम नहीं लेते, लेकिन इसमें जो है एक अंतर्निहित संदेश है जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी। वो भी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता दल के जो स्प्लिंटर ग्रुप थे, उनकी एक बैठक हुई। पहले हरियाणा में हुई, फिर लखनऊ आए, मुलायम सिंह यादव के यहाँ बैठक हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि नया दल बनेगा, उसका नाम समाजवादी पार्टी ही रहेगा और मुलायम सिंह यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन बाद सब मामला बिखर गया। आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि जो है ये दल मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए भी नहीं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मिलकर चलेंगे तो हमारी ताकत बड़ी हो जाएगी। असली मामला आया संसाधनों के बंटवारे पर, संपत्ति के बंटवारे पर। अलग अलग पार्टियां बनी हैं तो अलग अलग पार्टियों ने अपनी संपत्तियां खड़ी की हैं, क्योंकि सब ये किसी न किसी समय अपने अपने राज्यों में सत्ता में रह चुके हैं। सवाल ये हुआ कि उस संपत्ति का क्या होगा, वो किसके हिस्से जाएगी। उसके बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया, कोई आम राय नहीं बन पाई, इसलिए एकता नहीं हो पाई, जबकि वो एकता ज़्यादा स्वाभाविक थी। वही स्थिति है कांग्रेस पार्टी से अलग हुए जो नए दल बने हैं, चाहे आप टीएमसी की बात कीजिए, एनसीपी की बात कीजिए या फिर जगनमोहन रेड्डी की वाईएसपी की बात कीजिए। इनकी अपनी पार्टियों की जो संपत्ति है और नेताओं की जो संपत्ति है, उसको छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसलिए इस तरह की एकता की, और सवाल ये है कि एकता की बात या इस तरह के मिलन की बात उस नेता की सुनी जाती है जिसके पास ताकत हो। आज आप देखिए तो ममता बनर्जी पराजित और धूल धूसरित होकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई हैं। शरद पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। वो बैसाखी पर राज्यसभा पहुंचे हैं, कांग्रेस की कृपा से पहुंचे हैं
और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया इसलिए पहुंच गए हैं, वरना राज्यसभा में भी नहीं पहुंच पाते हैं। जगन मोहन रेड्डी बुरी तरह से हार चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू और उनकी सरकार जिस तरह का काम कर रही है, लगता नहीं कि अगले चुनाव में भी जगन मोहन रेड्डी के लौटने की दूर दूर तक कोई संभावना है। तो ये तीन जो पार्टियां, टीएमसी, जगन मोहन रेड्डी की वाईआरसीपी और एनसीपी शरद पवार की, इनके मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इन तीनों पार्टियों के नेताओं का अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। तो ये एक होकर क्या करेंगे? आप 2 जीरो को मिलाइए या 200 जीरो मिलाइए, उस जीरो ही रहेगा। वही हाल इन पार्टियों का है, इनके नेताओं का है। इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। इनमें अभी जो है कम से कम 4 मई से पहले सबसे बड़े जनाधार वाली नेता ममता बनर्जी थी। आज उनकी जो हालत है उसकी तुलना शरद पवार और जगन मोहन रेड्डी से ही हो सकती है। बल्कि जगन मोहन रेड्डी भी बेहतर स्थिति में है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से। उधर तमिलनाडु में डीएमके ने इंडी गठबंधन छोड़ दिया है, शामिल होने से मना कर दिया। इस बैठक में डीएमके नहीं आई, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वो भी इस गठबंधन की बैठक में नहीं शामिल हुई। ऐसी परिस्थितियों में इन पार्टियों को, विपक्षी दलों को जोड़ने की बात करना, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? दरअसल समस्या यह है कि ममता बनर्जी बेरोजगार हो गई हैं, उनको कुछ काम चाहिए। पश्चिम बंगाल में कोई काम बचा नहीं है। पश्चिम बंगाल में उनके पास एक ही काम है, अपने भतीजे को बचाना, जेल जाने से बचाना, लोगों के गुस्से से बचाना। और उनको लगता है कि वो तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय राजनीति में उनको कोई भूमिका मिल जाए, कोई काम मिल जाए। सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में पहले से जो नेता है वो उनको क्यों जगह देंगे, क्यों उनके लिए जगह खाली करेंगे? 4 मई से पहले, यानी हारने से पहले, जब वो ताकतवर थी तब वो इसकी कोशिश करती, तब उनकी स्थिति दूसरी होती। आज वो हारे हुए जुआरी की तरह आई है, सब कुछ लुटाकर। कुछ नहीं है उनके पास। उनके विधायक चले गए, सांसद जा रहे हैं, और पार्टी में, संगठन में नीचे तक टूट हो रही है। लगातार पार्टी से लोगों का निकलना जारी है। और स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम टीएमसी के लोगों को नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। अब उनकी मुश्किल ये है कहाँ जाएं? सीपीएम में जा नहीं सकते, कांग्रेस में कुछ है नहीं। तो ऐसे में टीएमसी के बहुत सारे नेताओं, प्रदेश में, केवल प्रदेश स्तर की बात मत कीजिए, जिला और पंचायत स्तर के नेताओं की बात कीजिए, उनके सामने भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। राजनीतिक भविष्य की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ममता बनर्जी का ये सपना कि उनको राष्ट्रीय भूमिका मिल सकती है और वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी हो सकती हैं, ये मतलब उनके लोग कह रहे हैं कि सदाशयता दिखा रही हैं कि वो अभी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहती हैं। सवाल ये है कि उनको शामिल कौन कर रहा है? जब ताकतवर थी तब किसी ने शामिल नहीं किया। आज ममता बनर्जी के पास जब कुछ नहीं है, खाली कटोरा लेकर खड़ी है, तब उनको कौन शामिल करेगा? आज ममता बनर्जी मांगने की हालत में है, कुछ देने की स्थिति में नहीं है। वो एक भी विधायक पश्चिम बंगाल में इस समय जिताने की स्थिति में नहीं है, एक भी सांसद जिताने की स्थिति में नहीं है। और देश के बाकी राज्यों में तो उनका कोई जनाधार उनकी पार्टी का है नहीं। मेघालय, गोवा गई थी, वहाँ से मुंह के बल गिरकर लौटी थी। जब उनकी तूती बोल रही थी उस समय की बात कर रहा हूँ। आज कौन सा प्रदेश ऐसा है, कौन से प्रदेश की ऐसी पार्टी या नेता है जो उनको अपने प्रदेश में बुलाएगा? तो इसलिए ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका होगी जिसकी अपने राज्य में कोई भूमिका नहीं बची। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो हारे को हरिनाम, हार गई हैं तो अब राम याद आ रहे हैं। अब बहुत कुछ याद आएगा, जो पिछला जिनको अपमानित किया, निकाला, वो सब याद आ रहे हैं। लेकिन अब जो उनके साथ थे वो साथ देने को तैयार नहीं है। जिनको निकाला था, अपमानित किया था, वो साथ क्यों आएंगे? उनके पास इस समय विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ कद और उसका भौगोलिक विस्तार, सामाजिक विस्तार, वो सब उनको अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से साफ होना, ये केवल, बार बार मैं कह रहा हूँ, 4 मई की बात से लगातार कह रहा हूँ, केवल, बल्कि उससे पहले से,
कि ये केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा और आने वाले समय में ये प्रभाव जो है और ज़्यादा दिखाई देगा आपको और ज़्यादा दृश्य होगा। इसलिए ममता बनर्जी का इकोसिस्टम कुछ भी कहे, कुछ भी उनके लिए कोई भी नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करे, उनकी राजनीति अब फिर से नहीं खड़ी होने वाली है। ऐसा है कि जो अपने प्रदेश में, जो भी नेता अपने प्रदेश, अपने राज्य, अपने शहर और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं सरवाइव कर सकता, वो देश में और कहीं भी राजनीतिक रूप से कैसे सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए ममता बनर्जी का फिलहाल तो कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है। आगे भी कुछ ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वंशवादी पार्टियां जो सबसे बड़ा पाप करती है कि सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं तैयार करती। जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती भी है वो परिवार से ही होती है। आज अभिषेक बनर्जी की कोई हैसियत नहीं है। उनकी सारी ताकत, उनकी सारी हैसियत तभी तक थी जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। उनके पास ताकत थी, वो ताकत गई और अभिषेक बनर्जी जो है वो निस्तेज हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस बात के कि वो इंतज़ार करें कि कब जेल के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी का राजनीतिक चैप्टर क्लोज हो चुका है। चर्चा भले ही कुछ समय तक होती रहे, कोशिश भले ही होती रहे, ममता बनर्जी तलाश करती रहें, बायोडेटा लेकर नौकरी की तलाश करती रहें, काम की तलाश करती रहें, वो तलाश उनकी जारी रहेगी और कम से कम मुझे लगता है 2029 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। उसके बाद मामला जो है, उसके बाद कोई शायद चर्चा भी नहीं करेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।